दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, नरसिंह बालादित्य, मिहिरकुल या यशोधर्मा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, यशोधर्मा। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन या यशोधर्मा का उल्लेख है। ये औलिकर वंश का था और मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसने गुप्तों, वाकाटकों और हूणों को पराजित किया। मंदसौर प्रशस्ति का लेखक वासुल था। दोस्तों, नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह बालादित्य को परम भागवत कहा गया है, लेकिन यह बौद्ध था। ग्वालियर अभिलेख हूण शासक मिहिरकुल के विषय में सूचना देता है, जबकि हर्ष के विषय में सूचनाएं बंसखेड़ा और मधुबन लेख से मिलती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अभिलेख और जो है संबंध। उदयगिरी शिलालेख सामंत सनकानिक सही है। सांची शिलालेख सामंत आम्रकारदेव सही है। उदयगिरी गुफालेख मंत्री वीरसेन साहब सही है। और बिलसद अभिलेख सामंत चीरदत्त ये आपका सही नहीं है, क्योंकि बिलसद अभिलेख याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम का है। इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय के मंदिर बनवाने का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली मिलती है। दोस्तों, उदयगिरी शिलालेख का संबंध सामंत सनकानिक से है, जबकि उदयगिरी गुफालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन शैव का है। सांची शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारधव का है, जो बौद्ध था। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर जोनराज। जोनराज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। उन्होंने द्वितीय राजतरंगड़ी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जबकि कल्हड़ राजतरंगड़ी के लेखक थे। इनके समकालीन शासक कश्मीर के शासक जयसिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? नेचुरल हिस्टोरिका, जियोग्राफी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी या इंडिका। तो सही उत्तर नेचुरल हिस्टोरिका। दोस्तों, नेचुरल हिस्टोरिका ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज आदि का वर्णन है। एक और प्रश्न देखिए, मालवा का प्राचीन नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर अवंती। मालवा का प्राचीन नाम अवंती था। 16 महाजनपदों में से अवंती एक महाजनपद था, जिसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक प्रद्योत था, जिसे महावग्ग जातक में चंड प्रद्योत कहा गया है। और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है प्लिनी द एल्डर। याद रखिएगा, द नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रजत। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्ग कहा जाता था। इन्हीं को साहित्य में पुराण या धरण आदि भी कहा जाता है, जो चांदी से निर्मित होते थे। अगला प्रश्न है, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव, शैव, लिंगायत या शाक्त, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री चक्र का संबंध शाक्त संप्रदाय से है। और श्री चक्र का प्रतीकवाद संख्या 3 और 9 से प्रमुखता से संबद्ध है। यंत्र में 4 पुरुष त्रिकोण और 5 स्त्री त्रिकोण परस्पर छेदन रूप में होते हैं।
तांत्रिक विशेष रूप से इस चक्र की पूजा करते हैं। उनके अनुसार जब शक्ति के 5 रूप और शिव के 4 रूप मिलकर एक हो जाते हैं तब श्री चक्र की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा वर्गाकार। सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार वर्गाकार या चौकोर है। ये मंदिर सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व की ओर बना है। ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है जिसका आकार छोटा और छत सपाट है। इसके सामने छोटा स्तंभ युक्त मंडप बना है और इन स्तंभों पर घंटाकृति और शीर्ष बने हुए हैं। अगला प्रश्न है आहत या पंचमार्क क्या है? तो सही उत्तर है आहत या पंचमार्क सिक्के हैं और ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संस्थागार क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये सभा भवन था। आप देख सकते हैं संस्थागार शाक्यों का सभा भवन या संसद था। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आए और शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया। यहीं पर आनंद, उपाल, देवदत्त और कपिलवस्तु राज परिवार के लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। फिर बुद्ध ने वाराणसी के यश नामक श्रेष्ठी को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद राजगृह जाकर सारिपुत्र और मोदगलायन को दीक्षित किया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध ने वैशाली की यात्रा की और लिच्छवी राजवंश ने इन्हें कुटाग्रशाला विहार और नगर बधू आम्रपाली ने आम्रवाटिका विहार दान में दिया था। अगला प्रश्न है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। हिरण्य स्तूप या हिरण्य गर्भ शब्द भारतीय विचारधारा में सृष्टि का आरंभिक स्रोत माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रदीप्त गर्भ या उत्पत्ति स्थान। वेदांत और दर्शन ग्रंथों में हिरण्य गर्भ शब्द कई बार आया है और अनेक भारतीय परंपराओं में इस शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। विनय पिटक, दीघ निकाय, दिव्यावदान बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना किसने की? आपको बताना है। तो रंभा मंजरी न्यायचंद्र सूरी की रचना है। सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना न्यायचंद्र सूरी ने की। भारतीय नाटकों के इतिहास में इस नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। ये नाटक कर्पूर मंजरी के प्रतिरूप पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पोटीन के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सही उत्तर सातवाहनों ने। सातवाहनों ने पोटीन और शीशे के सिक्के जारी किए। पोटीन धातु ताम्र, जिंक, सीसा और टिन का मिश्रण है। शीशे के सिक्के की तौल 500 ग्राम, पोटीन के सिक्के की तौल 50 से 150 ग्राम तक है और यौधेय गण का सबसे पहले उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ है। उनकी मुद्राओं पर बहुधान्यक यौधायानम का अंकन मिलता है। और देखिए गोंडो फर्नेज पार्थियन वंश का प्रसिद्ध शासक था और इसके मिश्रित जो है धातु के सिक्के पश्चिमी पंजाब से मिले हैं। पश्चिमी शक क्षत्रपों ने रजत और ताम्र मुद्राओं को जारी किया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वैद्य बाघभट्ट की रचना थी? तो सही उत्तर है बाघभट्ट की रचना थी अष्टांग संग्रह। 6ठी शताब्दी में वैद्य बाघभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध कृतियों में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह हैं, आप जान लीजिए। और इसमें कशिका वृत्ति पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर रचित वृत्ति ग्रंथ है। इसकी रचना जयादित्य और वामन ने की थी। श्रीहर्ष द्वारा रचित संस्कृत रचना नैषध चरित में नल दमयंती की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है प्रवर सेन द्वितीय, ऑप्शन बी। वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला है? आपको बताना है। तो सही उत्तर जयपुर के वैरोट में। याद रखिएगा दोस्तों प्राचीन भारत में वृत्ताकार मंदिर जयपुर के वैरोट से मिला है और जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। ये शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा है।
यहाँ का जल महल, हवा महल, आमेर का किला, नागरगढ़ का किला, जंतर मंतर राजपूतों द्वारा निर्मित वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। गोविंद जी देव मंदिर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदिरों में कथात्मक अंकन का विषय वस्तु होता था क्या? ऑप्शन है लोक कथा, नृत्य संगीत, रामायण महाभारत या राजा रानी। तो सही उत्तर रामायण महाभारत। मंदिरों में कथानक अंकन का विषय वस्तु रामायण महाभारत होता था। इस प्रकार का अंकन गुप्तकालीन मंदिरों की दीवारों पर मिलता है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर पर रामायण महाभारत के कई मनोहारी दृश्यों का अंकन है और गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव की दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। अगला है, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? आपको बताना है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या शुंग काल। तो सही उत्तर है गुप्त काल। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के अभिलेखों में हुआ है। इसमें सबसे पहले समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी रचना उसके संधि विग्रहिक यानी मंत्री सचिव हर्षेण ने की थी। ये एक प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय और उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त मौर्य सम्राट अशोक, मुगल शासक जहांगीर का लेख और परवर्ती काल का एक देवनागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज पदाधिकारियों के लिए सचिव और मंत्री पद का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, हर्मिका का संबंध किससे है? तो सही उत्तर स्तूप से। स्तूप में एक चबूतरे यानी मेध के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा बना होता था जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी पर चपटी होती थी और इसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, इसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका का अर्थ है देवताओं का निवास स्थान। हर्मिका के बीच में एक यष्टि लगाई जाती थी जिस पर छत्र होते थे। स्तूप के चारों तरफ बाड़ बनाई जाती थी जिसे वेदिका कहते हैं और स्तूप और वेदिका के मध्य प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो योग सूत्र महर्षि पतंजलि की रचना है। योग का अर्थ है मिलन यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिनका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। अगला प्रश्न है, पंचायतन शैली के मंदिरों के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है कौन सा मंदिर? तो सही उत्तर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पंचायतन शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। पंचायतन शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर है। ये मंदिर नागर शैली का पहला पुरातत्वीय उदाहरण है। साथ ही शिखर मंदिर का भी ये पहला उदाहरण है। इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है। मुख्य गर्भगृह में प्रधान देवता की मूर्ति के साथ 4 कोनों पर 4 सहायक देवताओं की मूर्ति को स्थापित करने की शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? तो सही उत्तर वररुचि। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि हैं। वररुचि को कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है और पाणिनि के सूत्रों पर वररुचि ने आलोचनात्मक दृष्टि से वार्तिकों की रचना की है। अगला प्रश्न, पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है A.L. बैसम। द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक A.L. बैसम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सिद्ध मातृका लिपि। दोस्तों आप जान लीजिए 2 नाम हैं कुटिल लिपि के, एक तो सिद्ध मातृका और न्यून कोणीय लिपि, और इसे गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माना जाता है। इसका प्रचलन 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। शारदा लिपि का विकास 8वीं शताब्दी में सिद्ध मातृका लिपि से हुआ। इस लिपि के अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से मिले हैं। इसके अलावा पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने ग्रंथ लिपि का विकास किया। महाबलीपुरम स्थित धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि में विवरण उत्कीर्ण है।
खरोष्ठी लिपि का प्रचलन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में था। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख खरोष्ठी में उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि ये घोषणा किसने की थी कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 कहापड़ का दंड लगाया जाएगा। तो सही उत्तर है मल्लू ने। आप देख लीजिए, मल्लू ने ये घोषणा की कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 कहापड़ का दंड लगाया जाएगा। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर यानी कुशीनारा वर्तमान कस्या यूपी के देवरिया जिले में स्थित था और महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद मल्लू ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। वो मगध के विस्तारवादी नीति के शिकार हो गए थे। कुशीनगर प्राचीन भारत के तत्कालीन महाजनपदों में से एक था और ये मल्ल राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें अंडाल। अंडाल जो है ये महिला अलवार संत थी। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते थे और अंडाल महिला अलवार संत थीं। इनकी संख्या ये 12 है। अलवार तमिल कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिल प्रबंध कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही उत्तर गांगेय देव। कलचुर चेद वंश के शासक कोकल द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी गांगेय देव था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और स्वर्ण सिक्के चलाए। गांगेय देव चंदेल शासक विद्याधर की गुरु के समान पूजा करता था। इसके सिक्कों पर बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति का अंकन है। अगला प्रश्न है, तिरुवासगम के लेखक संत कौन थे? आपको बताना है। तिरुवासगम या मणिक वसागर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका हो जाएगा नयनार। तो ये तिरुवागसम या मणिकव सागर ये द्वारा रचित तमिल भजनों की एक श्रृंखला है। मणिकव सागर नयनार संत थे। नयनार शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। तो याद रखिएगा, तिरुवासगम का लेखक जो है मणिकव सागर थे जो कि नयनार संत थे। अगला प्रश्न है, तंसुलीय नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है आपके, आप देख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में, हाथी गुम्फा लेख में, भीतरी लेख में या बांसखेड़ा लेख में। तो सही उत्तर हाथी गुम्फा लेख में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में ये जानकारी मिलती है कि उसने अपने शासन के 5वें वर्ष तनसुल से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 साल पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। और खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से पता चलता है कि खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। खारवेल अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष बरार के भोजकों और अहमदनगर के रठिकों के विरुद्ध सैनिक अभियान भी किया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राजवंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है? पाल, सेन, प्रतिभार या चहमान? तो सही उत्तर सेन। दोस्तों, सेन राजवंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। इस वंश का प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन था। दोस्तों, शाकंभरी के चहमानों ने स्वयं को अग्नि से उत्पन्न कहा है। इस वंश के शासकों में विग्रह राज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध थे। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल शासक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। अगला प्रश्न है, देखिए, झांसी का झौकन बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 8 जून 1857 को। 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ।
कैप्टन स्किड ने विद्रोहियों के समक्ष प्राण की रक्षा के शर्त पर आत्मसमर्पण किया, लेकिन 8 जून 1857 को झौकनबाद हत्याकांड में विद्रोहियों ने सभी अंग्रेजों को उनके परिवार सहित मार डाला। 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यू रोज ने झांसी को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई कालपी उसके बाद ग्वालियर गई। यहीं पर स्मिथ और ह्यू रोज की सम्मिलित सेनाओं से लड़ते हुए रानी जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो सही उत्तर गंधार। पुष्कलावती की पहचान पेशावर पाकिस्तान से 17 मील उत्तर पूर्व में स्थित चार सड्डा नामक स्थान से की जाती है। ये गंधार राज्य के पश्चिमी भाग की राजधानी थी और रामायण के अनुसार ये नगर भरत के पुत्र पुष्कल के नाम पर बसाया गया था। पुष्कलावती धर्म और कला का प्रमुख केंद्र था। अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। वेनसांग पुष्कलावती को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है। इस प्रकार बुद्ध काल में कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक, असमक का पोतन पोटिल अथवा सूरसेन की मथुरा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, चीनी या अरब? तो सही उत्तर अरबों ने। भारत में कागज का प्रचलन अरबों के द्वारा किया गया। भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1105 ईस्वी की है, जो कलकत्ता से मिली है। अगला प्रश्न और प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरे भाग का लास्ट क्वेश्चन है। युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो सही उत्तर है कार्तिकेय, ऑप्शन ए। कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। ये भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र हैं। इनके अन्य नाम स्कंद, पार्वती नंदन, सडानन और मुरुगन आदि हैं। कार्तिकेय की देखभाल कृतिका द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।